हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरियन क्लासेस। आई होप कि आप सभी की लाइब्रेरियन की तैयारी जो है वो अच्छी चल रही होगी, जिसके अंदर BLIS और DLIS के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो होते हैं, DLIS 02 का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है और BLIS 03 का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है उसके अंदर कोड बनाने होते हैं। तो उसकी 2 क्लासें हो चुकी है। आज अपनी क्लास नंबर कौन सी है? 3। आज अपनी क्लास नंबर 3 है, ठीक है, जिसके अंदर अपने बात करेंगे कि किस तरीके से मेन क्लास प्लस PMST का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कि प्रत्येक क्वेश्चन में मेन क्लास और फिर PMEST का किस प्रकार से यूज करना है उस पर अपने बिल्कुल पूरी तरीके से चर्चा करने वाले हैं। कोई भी न्यू स्टूडेंट अगर है तो मैं उसको बता देना चाहता हूँ कि ये जो लाइब्रेरियन क्लासेस वाला चैनल है ये केवल और केवल DLIS और BLIS के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम प्लस थ्योरी एग्ज़ाम्स के लिए बना है, जिसके अंदर आपको प्रत्येक प्रकार के नोट्स भी मिलते हैं और इसके अलावा प्रत्येक प्रकार के नोट्स आपको मिलती है, PDF मिलती है और 1 वीक सीरीज भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर BLIS और DLIS के कंप्लीट डिप्लोमा कोर्स के लिए आपको थ्योरी क्लासेज भी उपलब्ध करवाई जाएगी और उसके अलावा आपकी प्रैक्टिकल क्लासेज भी यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाती है। अभी जो आपका बैच चल रहा है ये न्यू बैच 2026 का है और जिसके अंदर अपने तैयारी कर रहे हैं DLIS 02 की और BLIS 03 की प्रैक्टिकल एग्जाम्स की। ठीक है, तो इसके अंदर 2026 का ये जो बेंच आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसको ज्वाइन करके हैंड टू हैंड क्लासें देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 5 डे के बाद में ये सारी की सारी क्लासें कहाँ चली जाती है, ये सारी की सारी क्लासें जो है वो मेंबरशिप में चली जाती है। तो मेंबरशिप के अंदर जाने से पहले आप सभी इन क्लासों को साथ साथ में देखें और नोट्स बनाएं। और मैंने पहले ही बोल दिया था कि जिसके पास कॉलोन क्लासिफिकेशन नहीं है वो बच्चा कॉलोन क्लासिफिकेशन ले आए, क्योंकि कॉलोन क्लासिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। DDC अपने नहीं ला सकते, काफ़ी महंगे, परंतु कॉलोन क्लासिफिकेशन हमें लानी चाहिए। चलो बिना किसी दूरी के शुरू करते हैं कि क्या चीज़ होती है मेन क्लास प्लस PMST और इसका कितना महत्व होता है अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्स के अंदर, जो कि DLIS 02 और BLIS 03 के अंदर। सबसे पहले अपने समझते हैं कि PMEST क्या है। ठीक है, इसका फंडा क्या है। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, PMST एक महत्वपूर्ण फैक्ट फॉर्मूला है। फैक्ट फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है? हमें बस क्या करना होता है, सबसे पहले आपको मेन क्लास सर्च करनी होती है, कोई भी क्वेश्चन हो उसके बाद में अपने को फॉर्मूला लगाना है PMEST का। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, क्या योजक चिन्ह है, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। उसके बाद में अपने कल से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे, जिसके अंदर अगर आपको थोड़ा बहुत समझ भी नहीं आएगा तो वो समझ आ जाएगा। परंतु आज मैं आपको सिखा रहा हूँ फॉर्मूला कैसे लगाते हैं और किस तरीके से इसका यूज होता है। ठीक है, तो जिसको एस आर रंगानाथन को आज की दुनिया में कौन नहीं जानता, कि अगर कॉलोन क्लासिफिकेशन का श्रेय अगर जाता है और पुस्तकालय विभाग में अगर सबसे अच्छी खोज जिन्होंने की है तो वो एस आर रंगानाथन है। ठीक है, इन्होंने कॉलोन क्लासिफिकेशन का आधार जो है वो सब्जेक्ट एनालिसिस, यानी कि कोई भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है उसमें पहले सब्जेक्ट का एनालिसिस किया जाता है कि उस सब्जेक्ट में कौन सी मेन क्लास है, कौन सी पर्सनैलिटी है, कौन सा मैटर है, कौन सी एनर्जी है और कौन सा स्पेस है और कौन सा टाइम है। ठीक है, तो इन सब को क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। तो इनके एनालिसिस के लिए PMST का अर्थ जो होता है, P का अर्थ होता है पर्सनैलिटी, M का मैटर, E का एनर्जी, S का स्पेस और T का टाइम। ठीक है, इसको मैं बाद में विस्तार में अभी समझाने वाला हूँ, थोड़ी देर बाद में। अभी अपने इसकी थोड़ी सी थ्योरी पर ध्यान दे लेते हैं, क्योंकि ये 2026 का न्यू बेंच चल रहा है ना, तो ये थोड़ा अपडेट बेंच है। तो पहले वाले बेंच में इतना ध्यान नहीं दिया था, सीधे ही नोट्स से करवाने लग गए थे, लेकिन इस बार थोड़ी विस्तार से क्लासें दिखाएंगे, क्योंकि जो पुराने बच्चे भी देखे तो उन्हें लगे कि हाँ सर कुछ तो नया पढ़ा रहे हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी विषय को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, वो होता है PMEST, यानी कि पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम। ठीक है, इसके मुख्य बिंदु क्या होते हैं, यानी कि इसका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, वो अपने इस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर इसके मुख्य बिंदु जो है, इस पर यह सब्जेक्ट को लॉजिकल और सिस्टमेटिक रूप देता है। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करते हैं जटिल विषय जो होता है, यानी कि हार्ड सब्जेक्ट जो होते हैं उनको क्या बनाता है, सरल बनाता है। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि पर्सनैलिटी होता है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है पर्सनैलिटी होता है, परंतु कॉलोन क्लासिफिकेशन के अंदर PMEST कंप्लीट ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और इसका आधार जो होता है ना, केवल और केवल ये कॉलोन क्लासिफिकेशन होता है, यानी कि CC। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि DDC के अंदर PMEST यूज में नहीं लिया जाता है। DDC का अपना एक अलग रूल होता है और कॉलोन क्लासिफिकेशन का अलग रूल होता है।
तो सब आपको बता देता हूँ कि DLIS के प्रैक्टिकल के अंदर 50 नंबर की कॉलम क्लासिफिकेशन और 50 नंबर की DDC आती है। टोटल पेपर जो होता है वो 100 का होता है, जिसमें से 36 अंक लेने होते हैं, तभी आप पास होते हो। और ऐसे ही BLIS 03 के अंदर होता है, परंतु उसके अंदर 50 नंबर की नहीं आते हैं। BLIS 03 के अंदर 50 नंबर की नहीं आती है। अगर आपको पुराना फॉर्मेट और कंप्लीट चीज़ों को समझना है तो इसके लिए आपकी एक क्लास आ चुकी है, जो आपकी क्लास नंबर 1 थी, जिसके अंदर मैंने कंप्लीट पेपर दिखाए हुए हैं, तो उसको जाकर देख लीजिए, जिससे आपसे पता चल जाएगा कि आपके पेपर में कितने क्वेश्चन के आते हैं और कितने नंबरों के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब अपने काम की चीज़ पर बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपको मैं शॉर्ट नोट्स में रिवीजन करवा देता हूँ पॉइंट के लिए। ठीक है, अपने थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं, फिर मैं बता दूंगा नोट्स बनाने वाली जगह होगी ना, वो मैं आपको बता दूंगा आपको कहाँ नोट्स बनाने हैं। PMEST है, सब्जेक्ट का एनालिसिस करता है। यूज कहाँ होता है, कॉलम क्लासिफिकेशन में होता है, अभी मैंने आपको बताया था। उसके बाद में इसका ऑर्डर फिक्स होता है। ऑर्डर फिक्स क्या होता है ये सर, ऑर्डर फिक्स क्या होता है ये बताइए। PMEST, इसका ऑर्डर फिक्स मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ। आपको सबसे पहले यूज में लेना होता है मेन क्लास, ठीक है, उसके बाद में प्लस में PMEST। इसका दिक्कत ये होती है, या रूल ये होता है, इसको दिक्कत नहीं कह सकते, अपने इसको रूल बोल सकते हैं, कि मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन के अंदर पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम दिया गया है। ठीक है, अभी तो ये क्रमबद्ध तरीके से दिया गया है, लेकिन जब आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो मान लीजिए पहले आपका मैटर दे दिया गया है, उसके बाद में मैं साइड में लिख के बताता हूँ। मान लीजिए पहले आपका मैटर दे दिया, फिर आपको पर्सनैलिटी दी गई है क्वेश्चन में, फिर टाइम दिया गया है, फिर स्पेस दिया गया है और फिर एनर्जी दी गई है। ठीक है, यही PMEST है और इसी को मैंने यहाँ पर घुमा के लिख दिया। ठीक है, आपके क्वेश्चन में इसी तरीके से दी गई होती है। ये जो लाइन वाइज है ना, लाइन वाइज नहीं होती है, आगे पीछे दी गया होता है। सबसे पहले अपने को मेन क्लास को पहचानना होता है। मेन क्लास इस क्वेश्चन में अलग ही होती है। फिर जब अपने PMEST का यूज करते हैं ना, तो मान लीजिए यहाँ पर एक नंबर पर PM दिया हुआ है, यानी कि मीटर दिया हुआ है ना, तो अपने को यहाँ पर M का यूज नहीं करना है। अपने को सबसे पहले P का यूज करना है, फिर उसके बाद में M का यूज करना है, फिर उसके बाद में PME है ना, E हालांकि आपको लास्ट में दिया गया है, लेकिन फिर होगा 3 नंबर पर यूज E का। S यानी आपको पीछे से 2 नंबर में दिया गया, लेकिन S का प्रयोग कहाँ पे होगा, 4 नंबर पर ही। ठीक है, और T अगर आपको बीच में दिया गया है, फिर भी वो आएगा कहाँ पर, लास्ट में। कुल मिला के बात ये है कि ये जो PMEST है ना, इसको इसी तरीके से क्रमबद्ध तरीके से ही लिखना है, यानी कि 1 नंबर पर P, 2 नंबर पर M, 3 पर S, M 3 पर E, 4 पर S और 5 पर T, यानी कि ये PMEST का कंप्लीट फॉर्मूला होता है। यानी कि क्वेश्चन में अगर आपको PMEST आगे पीछे भी दिया गया होता है ना, तो आपको इसको क्रमबद्ध तरीके से ही रखना होता है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आपको मेन क्लास के बाद में ही PMEST लिखना होता है। सबसे पहले आपको मेन क्लास ढूंढनी होती है। ठीक है, फिर आ जाता है पर्सनैलिटी, मेन सब्जेक्ट, फिर इजी लॉजिकल सिस्टम। ठीक है, तो ये हो गया आपको, इसको यूज किस तरीके से किया जाता है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। लेकिन अभी अपने समझेंगे कि मेन क्लास प्लस PMEST क्या होता है, इसकी कंप्लीट क्लासिफिकेशन क्या है, वो अपने समझते हैं। इसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं। आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया ना, सबसे पहले मैं आपको अभी सब कुछ बताने वाला हूँ कि P की फुल फॉर्म क्या होती है, इसका योजक चिन्ह क्या होता है, इसको योजक चिन्ह को हिंदी में क्या बोलते हैं और योजक चिन्ह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें मैं समझाने वाला हूँ। एक बार आप थोड़ी सी बेसिक लेवल तैयार कर लीजिए, क्योंकि मेरा एक ही रूल है, मैं पहले सब बच्चों का बेस तैयार करता हूँ, उसके बाद में जो मेन चीज़ें हैं वो समझाता हूँ। तो आपको योजक चिन्ह और वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा, लेकिन कम से कम वो चीज़ तो आप याद करो जो आपको याद करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका 60% एग्ज़ाम तो वैसे ही सोल्व हो जाता है, अगर मैं जो बता रहा हूँ वो याद कर लो तो। फिर सबसे पहले अपने को क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी एनीवन, कोई भी क्वेश्चन हो, उसके अंदर अपने को सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आपको मेन क्लास देखनी है। ठीक है, मेन क्लास देखते ही उसके बाद में फिर PMEST सब्जेक्ट को एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसे करना है कि मान लीजिए यहाँ पर 4 अक्षर आपको दिए गए हैं। ठीक है, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब आपको बस ये देखना है कि इनमें से मेन क्लास कौन सी है। ठीक है, और उसके बाद में
कौन सी इसमें से पर्सनैलिटी है, कौन सी स्पेस है, कौन सा टाइम है, या फिर इस क्वेश्चन में स्पेस, पर्सनैलिटी और टाइम में से कौन सी 2 या 3 चीज़ें दी गई है। क्योंकि सभी क्वेश्चनों में PMST कंप्लीट नहीं दिया गया होता, ठीक है। कुछ क्वेश्चनों में आपको सिर्फ पर्सनैलिटी दी गई होगी, कुछ क्वेश्चनों में सिर्फ स्पेस और टाइम दिया गया होगा। तो यानी कि इन पांचों में से कुछ क्वेश्चनों में 2 चीज़ें दी गई होती है, कुछ में 3 और कुछ में 4, 5 चीज़ें, पांचों की पांचों कंप्लीट दी गई होती है, वो बड़ा क्वेश्चन होता है। और कुछ में 4 चीज़ें दी गई होती है। तो हर क्वेश्चन में PMST यानी कि पांचों चीज़ें दी गई हो कंप्लीट, ये भी ज़रूरी नहीं होता है। कुछ क्वेश्चनों में केवल और केवल पर्सनैलिटी दी गई होती है, यानी कि मेन क्लास प्लस पर्सनैलिटी 2 ही चीज़ दी गई होती है। वो मैं एक क्वेश्चन अभी आज आपको करवा दूंगा। उसके बाद में अपने क्या करेंगे, कल से बड़े क्वेश्चन करने स्टार्ट करने। कल से आपकी क्लासें इस तरीके से PDF में नहीं होगी, कल से आपको ओरिजिनल बुक मेरे हाथ में होगी, टेबल पर बुक रखी होगी, अपने साथ साथ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिर दोनों को जोड़ने पर फाइनल क्लासिफिकेशन बनाओ, यानी कि सबसे पहले मेन क्लास मिल गई, फिर मैंने अभी आपको बता दिया कि PMST का यूज़ कैसे करना है। फिर दोनों को जोड़कर, यानी कि मेन क्लास, ठीक है, मेन क्लास प्लस ये जो PMEST है ना, इसको यहाँ पर जोड़कर, इन दोनों को यहाँ पर जोड़कर, ठीक है, इन दोनों को यहाँ पर जोड़कर फाइनल आंसर जो है वो तैयार हो जाता है। ये है सिंपल सी चीज़। और यही कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर DLIS 02 और BLIS 03 जिसके अंदर केवल कोड बनाने होते हैं, उसका क्या होता है, राज होता है। अब अपने चलते हैं इनकी मेन थ्योरी पर। मेन थ्योरी पर अपने आ गए हैं सभी। इसके अंदर मैंने आपको हर एक चीज़ अच्छे तरीके से करवाई है। देख लो, अभी 2026 का जो न्यू बेंच है ना, इसी कारण ये इतनी सारी चीज़ें अपडेट है। पिछले बेंच पे आप जब देखोगे ना, तो मैंने इतनी अपडेट और इतनी विस्तार से प्रत्येक चीज़ के लिए अलग से क्लास नहीं लगाई है। जैसे आपकी क्लास नंबर 1 थी जिसमें मैंने आपको सब्जेक्ट का बताया था, वो क्लास ज़रूर देखना जो बच्चा डायरेक्ट यही क्लास देख रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आपको अपने सिलेबस का नहीं पता होगा, आपके सब्जेक्ट में क्या कुछ दिया गया है यही नहीं पता होगा, अपने कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं सबसे पहले उसका सिलेबस निकालते हैं। तो यदि आपके पास सिलेबस ही नहीं होगा तो तैयारी व्यर्थ है। 2 नंबर चीज़ मैंने बताई थी इंपॉर्टेंट पेज। जब आपको इंपॉर्टेंट पेजेस के बारे में पता नहीं होगा तो ये क्लास नंबर 2 में बताया था। और 3 नंबर क्लास में मैंने मेन क्लास प्लस PMEST की क्लास लग रही है, ठीक है। तो इतनी सारी क्लासें आ चुकी है। 1, 2 नंबर क्लास, 3 नंबर अभी आप देख रहे हो। तो ये जिन्होंने 2 क्लासें नहीं देखी है वो 2 क्लासें ज़रूर देखिएगा, ठीक है। उसके बाद में अपने बात करते हैं अपनी मेन चीज़ पर। और मेन चीज़ अपने पास क्या है, वो है कि PMES और T, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हिंदी में और क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इनके योजक चिन्ह कौन कौन से हैं और इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं और हिंदी में इन योजक चिन्हों को क्या बोलते हैं। ये सारी चीज़ों पर अपने क्या करने वाले हैं बच्चों, चर्चा करने वाले हैं। चलो बिना किसी देर के अपने करते हैं स्टार्ट। असा रंगनाथन की ये PMEST क्या है, तो ये है 5 मूलभूत श्रेणियाँ, ठीक है। आप आई होप कि आप सभी लोग साथ साथ में नोट्स बना रहे होंगे। 5 मूलभूत श्रेणियाँ, ठीक है। मूलभूत श्रेणियाँ कौन सी, ये असा रंगनाथन की 5 मूलभूत श्रेणियाँ जिसका प्रयोग कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर किया जाता है और प्रत्येक क्वेश्चन को ढूंढने के लिए किया जाता है। इसका एक ही सूत्र होता है, केवल और केवल एक ही सूत्र होता है। सबसे पहले क्वेश्चन में मेन क्लास पहचानो और उसके बाद में PMEST का प्रयोग यहाँ पर आगे कर दो, ठीक है। पहले मेन क्लास फिर PMEST। अब ये PMEST क्या है इसके बारे में अपने विस्तार से थोड़ा और जान लेते हैं ना, कि कब से मैं विस्तार से ही बता रहा हूँ, लेकिन इनके योजक चिन्ह के बिना ये क्वेश्चन सारे अधूरे रह जाते हैं। क्योंकि क्वेश्चनों के बीच में तो योजक चिन्ह ही लगते हैं ना, ये वाले। अब ये कुछ को अगर ये कोमा वगैरह मैंने लगाए हुए योजक चिन्ह समझ नहीं आ रहे तो मेरे हैंड राइटिंग के अंदर जो नोट्स है जो मैंने कभी मेरे टाइम में बनाए थे, मैं उसकी फ़ोटो भी लेके आया हूँ, उसको समझाऊंगा। फिर उसमें अपने एक क्वेश्चन करेंगे और कल से अपने क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट कर देंगे। और जिस बच्चे ने मेंबरशिप ले रखी है और उसने मेरा ओल्ड बेंच लगा लिया है तो वो क्या करेगा, साथ साथ में उन क्वेश्चनों को सोल्व करेगा। क्योंकि जो ओल्ड बेंच में जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर रिपीट, बहुत कम क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चन है जो रिपोर्ट करने ही पड़ेंगे बच्चों को समझाने के लिए, वो तो रिपीट होंगे, इसके अलावा और क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। अभी अपने काम करते हैं पर्सनैलिटी। सबसे पहले आती है पी को अंग्रेजी में बोलते हैं पर्सनैलिटी, हिंदी में बोलते हैं व्यक्तित्व। इसका योजक चिन्ह होता है ना वो कोमा होता है। आपने ये वाली कोमा तो देखी है ना, ये वाली, ठीक है। इसको इंग्लिश में कोमा बोलते हैं, इसके योजक चिन्ह को, ठीक है। और हिंदी के अंदर मैं इसमें क्या कर लेता हूँ, ये ब्लैक कलर से मैंने क्या लाइनें लगा ली है ताकि बच्चे समझ सके ढंग से। देखो,
इनके ये होती है अपनी PMEST। इसका क्रमबद्ध तरीके से अपने को क्या करना होता है, यूज करना होता है, ठीक है। और इसको इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, पी को बोलते हैं पर्सनैलिटी, एम को बोलते हैं मैटर, ई को बोलते हैं एनर्जी, एस को बोलते हैं स्पेस और टी को बोलते हैं टाइम। हिंदी में बोलते हैं व्यक्तित्व, पदार्थ, ऊर्जा, स्थान और समय, ठीक है। उसके बाद में अपने आते हैं इनके योजक चिन्ह पे। ये जो आपको पर्सनैलिटी दिखाई दे रहा है ना, इसका योजक चिन्ह होता है कोमा। कोमा तो आप सभी को पता ही है ना, इस तरीके से कोमा जो लगाते हैं अपने कोई भी शब्द के आगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो कोमा लगती है वो कोमा, इसको हिंदी में बोलते हैं अल्प विराम, ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं कोमा। उसके बाद में 2 नंबर चीज़ आती है मैटर। मैटर का होता है एक ऊपर बिंदु लगाकर फिर इस तरीके से एक कोमा लगी होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेमीकोलन, और इसको हिंदी में बोलते हैं अर्धविराम। अब देखो आपको याद करने वाली चीज़ें है ना, वो हिंदी या तो आप हिंदी में याद कर लो या इंग्लिश में, पर मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगा मेरे एक्सपीरियंस से, जो कि मैं डिग्री करके आ चुका हूँ, कि आप कोशिश कीजिए कि आप जितना भी याद करें वो इंग्लिश में ही याद करें, जितना हो सके उतना इंग्लिश में याद करें, क्योंकि यही आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। आपका एग्ज़ाम भी पूरा का पूरा इंग्लिश के अंदर आता है। 3 नंबर पर आती है ई। ई का मतलब होता है एनर्जी, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा, और जिसका निशान होता है कोलन, सीधे 2 बिंदु होते हैं इस तरीके से, ठीक है, और इसे बोलते हैं कोलन, और इसे हिंदी में भी बोलते हैं कोलन। उसके बाद आपके पास आ जाता है स्पेस। स्पेस यानी कि स्थान। स्थान का क्या होता है, डॉट। डॉट तो देखा होगा ना आपने, एट द ग्रेड डॉट, सिर्फ ऐसा छोटा सा निशान है ये डॉट। ये डॉट छोटा सा निशान होता है इस तरीके से, ठीक है, और इसको हिंदी में बोलते हैं बिंदु, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं बिंदु। उसके बाद अपने पास क्या आ जाता है, उसके बाद अपने पास लास्ट में रह जाता है टाइम, ठीक है। टाइम का होता है इसको ऐसे एक इस तरीके से है ना, ये उल्टा कोमा होता है और उसके बाद में N19 इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी, ठीक है, इसको इंग्लिश में अपोस्ट्रोफी बोलते हैं और हिंदी में भी अपोस्ट्रोफी ही बोलते हैं, ठीक है। ये आप अपने नोट्स में नोट्स बनाओगे तो नोट्स के अंदर ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेना, ठीक है। ये मैंने आपको अच्छी तरीके से इंग्लिश, बहुत सारे टीचर्स आपको पढ़ाते होंगे, लेकिन इतना अच्छे तरीके से इतनी अच्छी लैंग्वेज में प्रत्येक चीज़ों को नहीं समझाते होंगे जो मैंने समझाया। चलो एक बार अपने आंख बंद करके याद कर लेते हैं। P फॉर पर्सनैलिटी, हिंदी में बोलते हैं व्यक्तित्व, इसका योजक चिन्ह होता है कोमा, जिसे हिंदी में बोलते हैं अल्प विराम, ठीक है। उसके बाद में अपने पास आ जाता है मैटर, M फॉर मैटर, ठीक है। मैटर को हिंदी में बोलते हैं पदार्थ, इसका योजक चिन्ह होता है सेमीकोलन, और इसको बोलते हैं अर्धविराम हिंदी में, ठीक है। उसके बाद में अपने पास आ जाती है एनर्जी यानी कि ऊर्जा, जिसका योजक चिन्ह होता है कोलन, और इसको हिंदी में और इंग्लिश में, यानी कि इंग्लिश में भी कोलन बोलते हैं और हिंदी में भी इसको कोलन बोलते हैं। उसके बाद में आ जाता है एस फॉर स्पेस यानी कि स्थान, और स्थान को स्थान का जो योजक चिन्ह होता है वो डॉट होता है, जिसको इंग्लिश में तो डॉट बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं। फिर आ जाता है एस फॉर टाइम, टी फॉर टाइम, ये सबसे लास्ट में और सबसे अंतिम में यूज होता है टाइम का, ठीक है। टी फॉर टाइम, टाइम का योजक चिन्ह होता है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी को हिंदी और इंग्लिश में अपोस्ट्रोफी ही बोलते हैं। ये आपके नोट्स। उसके बाद में मैं होममेड जो नोट्स है, मेरे हाथों से बनाए हुए नोट्स है, उसके बारे में अपने चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। अभी आई होप कि आप सभी ने ये सारा का सारा नोट्स जो है वो बना लिया होगा, क्योंकि 5 दिनों के बाद में ये क्लासें मेंबरशिप में चली जाती है। और सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप क्लासें देखने आ ही गए हो इतने दूर, तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके हाइप पॉइंट जरूर दे दिया करो। साइड में हाइप ऐसे लिखा हुआ आता है, स्टार सा होता है, उस पर क्लिक करते ही यहाँ पर नीचे फिर से एक बार ब्लैक से कलर में हाइप लिखा हुआ आता है और यहाँ पर बड़ा स्टार होता है। तो आप प्लीज़ इस ब्लैक से, यानी कि हाई पॉइंट के लिए आपको 2 बार क्लिक करना पड़ता है और फिर आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो हाई पॉइंट मिलता है। यही मेरी फीस है, इसलिए मैं आपको 2026 का बैच जो है फ्री में ला रहा हूँ। अप्रैल के लास्ट में आपके प्रैक्टिकल जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि यही न्यूज़ जो है अभी सुर्खियों में आ रही है। अब अपने चलते हैं जो मेरे हाथों से नोट्स बनाए हैं, जिससे पिछली बार अपने बच्चों ने क्या किया, फर्स्ट डिवीज़न हासिल किया, तो उस नोट्स पर बात करते हैं। ये देख लीजिए, ये है मेरे हाथों से बनाए हुए नोट्स। अब देख लो, अभी पिछली बेंच वाले बच्चों में और आप में देखो कितना कितना आपको बेनिफिट मिल रहा है। पिछली बार बच्चों को बस इतना ज़रूर बताया था कि P फॉर पर्सनैलिटी होता है, जिसे हिंदी में व्यक्तित्व बोलते हैं, और इसका योजक चिन्ह होता है कोमा। परंतु यहाँ पर हिंदी में आपको आज जो चीज़ें बताई है ना,
जैसे अर्धविराम बताया था, कोलन डॉट का बताया था, डॉट का बिंदु बताया था, इसका कोलन बताया था, ठीक है, अपोस्ट्रोफी बताया था। ये सारी चीज़ें जो है वो उनको नहीं बताई गई थी। ये मेरे हाथों से बनाए हुए नोट्स है, इसको आप क्या कर लीजिए, देख लीजिए, जिनको वहाँ पर समझ नहीं आया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्या ये चीज़ें जो है वो समझ नहीं आई थी वहाँ पर कि हो सकता है, हालांकि मुझे पता है सभी ने जो चीज़ मैं करा दी वो समझ आ गई, लेकिन ये निशान किसी को ना दिखे हुए, किसी के चश्मा लगी हो, तो वो निशान एक बार देख लीजिएगा। मैं इसको बार बार इसलिए रटवा रहा हूँ क्योंकि यही आपको काम आने वाली है, इसलिए एक बार PMST आपको रटना ही होगा। जैसे पर्सनैलिटी जो होता है व्यक्तित्व, उसका योजक चिन्ह होता है कोमा, जो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। पदार्थ का योजक चिन्ह होता है सेमीकोलन, और ऊर्जा यानी कि एनर्जी का योजक चिन्ह होता है कौन सा, कोलन, ठीक है। और फिर स्पेस यानी कि स्थान का योजक चिन्ह क्या होता है, डॉट, ठीक है, डॉट इस तरीके से होता है। और ये समय का जो होता है वो योजक चिन्ह इस तरीके से होता है, इसे सिंगल इन्वर्टेड कोमा भी बोलते हैं। हालांकि ये उल्टा कोमा होता है, कुछ लोग इसे उल्टा कोमा भी बोलते हैं, कुछ टीचर इस तरीके से भी आप बच्चों को पढ़ा देते हैं। अब अपने चलते हैं एक उदाहरण के ऊपर। अभी मैंने पहले ही बता दिया, एक बार फिर से बताता हूँ। कोल्ड का प्रयोग क्रमबद्ध तरीके से करना है, एक ही सूत्र है, मात्र केवल और केवल मात्र एक ही सूत्र है। कल आपको मैंने इंपॉर्टेंट पेज बता दिए थे, तो जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास देख लीजिएगा। अगर आपको बात सुना तो मुझे पता है कि एक ही सूत्र है, वो है DLI 02 और BLI 03 के अंदर, वो है मेन क्लास प्लस PMST। इसका प्रयोग क्रमबद्ध तरीके से करना है। मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि अगर क्वेश्चन में चाहे ये आगे पीछे दी गई हो, पहले M दे दिया गया हो, 2 नंबर पर E दे दिया गया हो, 3 नंबर पर S दे दिया गया हो, फिर 4 नंबर पर P दे दिया गया हो, फिर लास्ट में T दे दिया गया हो, लेकिन आपको इसको क्रमबद्ध तरीके से ही यूज करना है। यानी कि अलग अलग जगह भी अगर आपको अलग अलग चीज़ें मिले तो भी आपको, मान लीजिए कि यहाँ पर आपको 4 नंबर मिल रहा है, यहाँ पर 3 नंबर मिल रहा है, 2 नंबर मिल रहा है, और यहाँ पर आपको 5 नंबर मिल रहा है, और लास्ट में आपको मिल रहा है 1 नंबर, ठीक है। तो आपको क्या किस तरीके से यूज़ करना है मैं आपको समझा देता हूँ। पहले आएगी मेन क्लास, फिर क्या आएगा, आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 5 नंबर तो एक पहले है, तो पहले तो 5 ही आएगा, फिर 4 नंबर आएगा, फिर 3 नंबर, इस तरीके से नहीं करना है। मेन क्लास ढूंढते ही तुरंत आपको सबसे पहले 1 नंबर को 1 नंबर पर लिखना है, उसके बाद में 2 नंबर को 2 नंबर पर लिखना है, 3 नंबर को 3 पर लिखना है, ठीक है, 2 और 3। मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। ये जो 1 नंबर है ये आएगा यहाँ पर, यानी कि 1 नंबर पर कौन है, P, तो P आएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में 2 नंबर पर कौन है, M, तो 2 नंबर ये आएगा यहाँ पर, ठीक है। 3 नंबर पर कौन है, E, 3 नंबर यहाँ आएगा। अभी आप एक चीज़ ये नोट देख कर लीजिए, 4 नंबर पर क्या है, S, तो 4 नंबर यहाँ आएगा, और 5 नंबर पर क्या है, T, तो 5 नंबर यहाँ आएगा। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन के अंदर 5 नंबर, यानी कि जो T है, यानी कि 5 नंबर वाला 1 नंबर पर दिया गया हो, S 4 नंबर वाला 2 नंबर पर दिया गया हो, और E जो है 3 नंबर वाला 3 नंबर पर, और 4 नंबर जो 2 नंबर पे आने चाहिए, यानी कि M 2 नंबर पे है, उसको लास्ट में आपका 4 नंबर पर दे दिया गया, और जो पहले नंबर का जो P होता है उसको आपको कहाँ पर बता दिया गया हो, यानी कि इस P को लास्ट में दे दिया गया हो। तो आपको इसको इसी तरीके से नहीं लिखना है, यानी कि आगे पीछे नहीं लिखना होता है। क्रमबद्ध का मतलब ये होता है कि 1 से लेकर 5 तक गिनती है तो उसको 1 से 5 के ही अक्षरों में लिखनी होती है, आगे पीछे नहीं लिख सकते, इसी को क्रमबद्ध बोलते हैं। एक बार बच्चों को फिर से समझ नहीं आया तो मैंने समझा दिया, बाकी अपने कल क्वेश्चन करेंगे तो आप इसको और भी अच्छी तरीके से समझ लोगे, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें हैं ना, कि ये बाद में अपने डिस्कस करने वाले थे, परंतु आज आप आ गए हो, आपकी किस्मत अच्छी है। तो मैं बता देता हूँ, मेन क्लास के साथ योजक चिन्ह प्रयोग होती है। पर्सनैलिटी जो होती है ना, पहली बार जो पर्सनैलिटी आएगी ना वो मेन क्लास के साथ योजक, बिना योजक चिन्ह यूज में ली जाती है। देखो अभी तो अपने पास कॉलम क्लासिफिकेशन है नहीं, लेकिन मेरे पास है तो सही, लेकिन अभी ये PDF वाली क्लास है ना, कल आपको अच्छी तरीके से करवाऊंगा। तो मैं बता देता हूँ कि कल मैं आपको बता दूंगा कि ये 2 मेन क्लास कहाँ से मिली, कितने नंबर पेज पे थी, और सिटी का 22 कहाँ से मिला, कितने नंबर पेज पे था, ठीक है। बस मैं एक बार आपको बता रहा हूँ, ये बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं, वो तो मैं आपको साथ कल डिस्कस करूँगा कि ये मेन क्लास के साथ बिना योजक चिन्ह क्यों यूज़ होती है, ये वो सारी चीज़ें, वो तो कल की बात कल पर छोड़ देते हैं अपने। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका पास एक क्वेश्चन है सिटी लाइब्रेरी। तो सबसे पहले आपने क्या देखी, इसके अंदर मेन क्लास कौन सी थी, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का योजक चिन्ह कौन सा था, 2। उसके बाद में सिटी,
क्या थी, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के अंदर ये क्या था 22, ठीक है, यानी कि 2 की पर्सनैलिटी में 22 था। पर्सनैलिटी का योजक चिन्ह आपको पता है ना कौन सा होता है, ये देखो पर्सनैलिटी का योजक चिन्ह होता है कोमा, परंतु मेन क्लास के साथ पर्सनैलिटी बिना योजक चिन्ह यूज होती है। इसलिए बच्चों के क्या है 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, पहले मेन क्लास 2 लगा दी, फिर योजक चिन्ह लगा दिया पर्सनैलिटी का, फिर 2 लगा दी। परंतु अगर पहली बार पर्सनैलिटी यूज होती है तो बिना योजक चिन्ह यूज होती है, इसलिए नीचे वाला सही हो जाता है, ऊपर वाला गलत हो जाता है। बच्चा हमेशा सोचता है कि यार मैं तो बिल्कुल सही योजक चिन्ह लगाकर क्वेश्चन करके आया था, फिर भी गलत कैसे हो गया, वो ऐसे हो गया। अगर ये बात आपको अभी समझ नहीं आ रही है कि सर ये क्या मतलब क्या करवा रही हो, क्या सिस्टम क्या है, तो वो मैं आपको कल जब अपने क्वेश्चन करेंगे तो आप अच्छी तरह इसको समझ जाओगे। आप बोलोगे सर यार इतनी आसान चीज़ थी, ये तो अभी समझ आई। हालांकि मुझे पता है कि लगभग 90% स्टूडेंट की समझ आ रही है, लेकिन फिर भी बात अगर कुछ स्टूडेंट की ना समझ आए तो वो मैं आपको कल समझा दूंगा। ये बस मैंने आपको बताया है कि आपको पिछली क्लास के अंदर नोट्स बनवाए थे तो वो किस तरीके से बनवाए थे, क्योंकि आज तो आपको मेन क्लास प्लस पीएमएसटी का यूज़ बताया, कल धीरे धीरे मैं आपको ये चीज़ें बता दूंगा। इसलिए इसका सीधा आंसर होता है 2 ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की। जिस बच्चे के एलडीसी का या अन्य एग्ज़ाम है तो मैं उनको यही राय देना चाहूँगा कि आप मेंबरशिप ले सकते हो, जो कि यूट्यूब मेंबरशिप है। यूट्यूब मेंबरशिप इसलिए लें, किस तरीके से ली जाती है, इसमें बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, और अभी आपको बता देता हूँ कि यूट्यूब मेंबरशिप के अंदर 45+ स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, क्योंकि जो स्मार्ट स्टूडेंट होता है ना वो जल्दी से तैयारी करना शुरू कर देता है। उसे पता होता है कि मैं पहले ओल्ड बेंच लगाऊंगा और फिर सर जो न्यू बेंच लगाएंगे सर से पहले मैं क्वेश्चन करके मेरे क्वेश्चनों का मिलान करूंगा, तभी ताकि मैं पास हो सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इस बार 70% स्टूडेंट को क्या कर दिया गया है, फेल कर दिया गया है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ओल्ड बैच भी ज्वाइन करते हो, जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है, तो उसको कंप्लीट सिलेबस उसमें मिलेगा, नोट्स पीडीएफ प्लस ई बुक, यानी कि इंटरनेट पर जो बुक जो होती है वो मैं अपनी तरफ से प्रोवाइड करूँगा। PYQ क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएंगे हैं DLI 02 और 3 और BLIS 03 और 4 की, ठीक है। ऑल इन वन प्रिपरेशन, यानी कि कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगी। मेंबरशिप ओनली फॉर 59, ओनली फॉर 59, यानी कि आपके BLIS और DLIS के अंदर भी 2 सब्जेक्ट होते हैं प्रैक्टिकल, यानी कि पर सब्जेक्ट आपको 30 रुपये ज़्यादा तो नहीं होते ना, तो इसीलिए बोलता हूँ ज्वाइन मेंबरशिप, ठीक है, ज्वाइन मेंबरशिप नाउ। अभी आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हो तो केवल और केवल 60 रुपये के अंदर आप कंप्लीट कोर्स कर सकते हो। मेंबरशिप कैसे लेनी है आपको बता दूँ। अभी आप चैनल के होम पेज पर जाओगे, होम पेज पर जाते ही अभी तो अपने सब्सक्राइबर 2.85 है। मुझे उम्मीद है कि जब आप ये क्लास देखोगे और देखने के बाद में सब्सक्राइबर पर जाओगे तो 2.90 तक पहुंच चुके होंगे अपने सब्सक्राइबर, 90K तक पहुंच चुके होंगे, क्योंकि अपने सब्सक्राइबर जो है वो बहुत तेज़ी से क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो होम पेज पर जाती है आपको सबसे पहले क्या करना है, ज्वाइन पर क्लिक करना है, ठीक है। ज्वाइन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर दोगे। ज्वाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा जिसके अंदर आपको एक तो 119 वाली मेंबरशिप है वो आपको नहीं लेनी है। 119 मैं बच्चों के नहीं लेना चाहता हूँ, मैं केवल और केवल 59 रुपये वाली मेंबरशिप देता हूँ, जिसके अंदर 30 रुपये पर बेंच पड़ जाता है, यानी कि दोनों बेंचों के 30-30 रुपये। यहाँ पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करते ही आपके सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। जो कोई फ़ोनपे वगैरह नहीं भी चलाता है तो वो किसी अपने भाई की UPI ID डालकर भी इस बेंच को खरीद सकता है। आपको बता दूं कि ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं ना, ये इन सभी ने मेंबरशिप खरीद ली है। टोटल 45+ बच्चों ने मेंबरशिप खरीद ली है। मैंने अभी तक यूट्यूब स्टूडियो चेक नहीं किया था, परंतु आप मेंबरशिप भी ले सकते हो अगर आप चाहते हो भी आप और ज़्यादा स्मार्ट स्टडी करो, ठीक है। तो आज की अपनी कंप्लीट क्लास हो चुकी थी, और बच्चों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आपकी क्लास नंबर 1 के अंदर मैंने आपको पूरा सिलेबस बताया कि आपके सिलेबस में क्या है, BLIS और DLIS का 2 के अंदर इंपॉर्टेंट पेज बताएं, और क्लास नंबर 3 थी जिसके अंदर मेन क्लास प्लस PMST बता दी है। 5 दिनों के अंदर ये क्लासें मेंबरशिप में चली जाती है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मैं थोड़ा धैर्य बनाए रखूँगा कि जल्दी से मैं मेंबरशिप में ना डालूँ, क्योंकि वो भी मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े हैं बच्चे, तो मैं बच्चों के बारे में भी सोचूँ। और आपने क्लास देखी इसके लिए आपका थैंक्स। और लास्ट में फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कर लीजिए, और कृपया करके लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करने के बाद में हाई पॉइंट ज़रूर दे दीजिएगा। हाई पॉइंट से क्या है, मेरी वीडियो को ग्रोथ मिलती है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, ऑन बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर।